क्या हो कि अगर मैं आदित्य को इतना रीड आउट कर लूँ एआई की हेल्प से, और अगली बार जब हम पॉडकास्ट शूट करें और पॉडकास्ट शूट करने से पहले मैं यहाँ पे बच्चों के सामने आके बोलूँ कि आज आदित्य ब्लैक पहन के आएगा, और ये मैंने लगातार 10 में कर दिया कि आज आदित्य ये पहन के आएगा, आज आदित्य वो पहन के आएगा, आदित्य ये करके आएगा, ठीक है, 10 के दिन बिल्कुल सही गया। अब बता तेरी फ्री विल है या नहीं है। और ये भी हो सकता है कि अगर हम एक एलएलएम मॉडल जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है उसको अपना सारा डेटा दे पूरा ह्यूमन हिस्ट्री का, तो वो हमारे आगे के फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर ले ह्यूमैनिटी का। बिल्कुल कर सकता है भाई, कर तो कुछ भी सकता है वो। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो गुरुजी आज हम किस बारे में आज बातचीत करें। आज देखो मुझे लगता है कि सिस्टम डिजाइन की बातें बहुत हो गई, और सिस्टम डिजाइन से भी बराबर जरूरी मुझे लगता है जेन एआई है। और आजकल के अच्छे प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं जिसमें आपने जेन एआई को और सिस्टम डिजाइन को साथ में इंटीग्रेट किया हो। तो अगर लोगों को सिस्टम डिजाइन के बारे में थोड़ा बहुत समझ आ रहा है तो हमें लगता है हमें जेन एआई के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। जेन एआई जनरली एआई की पहले बातें करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से आज स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली है क्या, है ना। यार मेरा ना इसमें हमेशा से क्वेश्चन था कि जब मैं सुनता हूँ एआई और उससे पहले सुनता हूँ मशीन लर्निंग, तो मेरे मन में यही क्वेश्चन आता है कि मतलब इसका बेसिक मीनिंग क्या है। अभी तक तो हम कोड लिखते थे, ठीक है, मैं उस कोड को चलाता था, मेरा काम चल जाता था। जो मैंने कोड लिखा, जैसे मान लो मैंने सॉर्ट करने का एक मेथड लिखा, मेरा एक एरे सॉर्ट हो गया, मैंने कहा मेरा काम हो गया। अब जब मैं मशीन लर्निंग सुनता हूँ तो मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि मशीन लर्न कैसे कर रही है और ये एक्चुअली एआई है क्या। तो थोड़ा इसके बारे में समझाओ पहले। तो गुरुजी पहले ना इसको स्टेज से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कि पहले एआई है क्या, जिसका फुल फॉर्म हर एक बच्चे को पता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। पर एक कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। हम में से हर किसी ने ट्यूरिंग मशीन वाला टेस्ट के बारे में सुन रखा है, तो जिन बच्चों को नहीं पता, तो लगभग 1960 के दौरान ये हुआ था। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम ट्यूरिंग था। तो उन्होंने कहा यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हम किसी मशीन को दे सकते हैं कि जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे। ओके। ये सिर्फ एक कॉन्शियस लेवल पे नहीं, सिर्फ एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के टाइप से। ये थोड़ी हैवी टर्म हो गई, पर बोलने का उनका मतलब ये था कि अगर मेरे पास मान लो 2 लोग हैं, एक मशीन है, एक इंसान है, और एक तीसरा बंदा है। तीसरा बंदा कोई क्वेश्चन लिखता है, ठीक है, और वो एक बार मशीन को दे देता है और एक उसको दे देता है, और वहाँ से मेरे पास कुछ आउटपुट आता है। जो भी उस टेक्स्ट में जो भी उसने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या फिर मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, अब मशीन भी रिप्लाई करेगी और वो भी रिप्लाई करेगा। और इंसान को ये नहीं पता, जो तीसरा बंदा है उसको ये नहीं पता कि कौन सा आंसर इंसान का है, कौन सा मशीन का है। अच्छा। अब यहाँ पे उसको इनके बीच का डिफरेंस ढूंढना है। ओके। तो उन्होंने कहा अगर वो डिफरेंस ढूंढने में नाकामयाब रहा और मशीन जीतना स्टार्ट हो गई, तो हम समझ लेंगे कि भैया हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को टच कर लिया है। बिल्कुल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। और यही आजकल की किस्म हो रहा है एलएलएम मॉडल में। कि जो एलएलएम हमारे लिए क्या कर रहे हैं, उस टाइम तो प्रूव करने का कोई तरीका था नहीं, 1950-60 के। थॉट एक्सपेरिमेंट था। हाँ, उस टाइम थॉट था, लेकिन आज ये पॉसिबल हो चुका है। ओके। कि अगर हम आज क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो भी चैट जीपीटी वगैरह है, पता ही नहीं चल पाता ना कि भैया ये आंसर किसने दे रखा है। अगर मैं ले भी आऊँ, किसी का हमने स्क्रिप्ट लिया हूँ, फिर भी अभी भी थोड़े बहुत पता चल जाता है, पर उस लेवल पर नहीं पता चल जाता कि ये आंसर दिया किसने, क्या इंसान ने इसको आंसर को लिखा है या किसी मशीन ने लिखा है। ये डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल हो गया। और इवन इसके लिए भी अब एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया है, तो उन्होंने देखा यार 70 से 80% टाइम अब मशीन जीतने लग गई कि वो ह्यूमन की तरह ही आंसर देना उसने स्टार्ट कर दिया। तो ये था वो थॉट प्रोसेस उस समय का। तो उस टाइम जब एलन ट्यूरिंग था, जिसने थॉट एक्सपेरिमेंट दिया, उसके टाइम पे क्या ऐसा हो पाया? नहीं, उस टाइम पे कैसे हो जाएगा, बस वो थॉट प्रोसेस था। हाँ। उसके बाद अब जाके हुआ है, आज जाके हुआ है। ये वही तो कर रहा है सब कुछ कि अगर मैं चैट जीपीटी से बात करूँ या नॉर्मल इंसान से बात करूँ, पता करना मुश्किल हो जाता है कि भैया ये टेक्स्ट में रिप्लाई किसने दिया है। ये मशीन का आजकल हम हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हमारे चैट बॉट वगैरह बन रहे हैं, या फिर जो जोमेटो हो गया, जोमेटो में चैट बॉट को इस्तेमाल को पता नहीं चलेगा कोई पीछे चैट बॉट बैठा हुआ है या इंसान बात कर रहा है। मुश्किल होता जा रहा है और आने टाइम में और भी मुश्किल होता जाएगा। बिल्कुल। अब गुरुजी ने एक सवाल पूछा था कि इसका मतलब होता क्या है कि यार मशीन लर्निंग की मशीन लर्न कैसे कर रही है, वो खुद से कैसे सीख पा रही है। बिल्कुल। पहले ना इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि हमारे पास पहले प्रॉब्लम है क्या। मान लो मेरे पास कोई प्रॉब्लम है कि मुझे बताना है कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। ओके। तो इसका कोड आप भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ आसानी से, और हमें एक फिक्स रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल। हर बार वही आंसर मिलेगा जो हम चाह रहे हैं, है ना। अगर हमने बोला 7 प्राइम है या नहीं है, हमने कोड अगर सही लिखा है तो आंसर मिल जाएगा कि भैया 7 प्राइम है। ऐसे ही मेरे पास अगर एक और चीज़ हुआ कि भैया मेरे पास कोई लिस्ट पड़ी है, मैंने कहा इस डेटा को सॉर्ट कर दो, तो इसका भी कोड मैं बैठ के लिख सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन कुछ दिक्कतें यहाँ पे ऐसे आती है कि जहाँ पे मेरे लिए कोड लिखना मुश्किल हो जाता है।
या फिर लॉजिक बनाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। इनका मैं लॉजिक बना सकता हूँ, रूल्स बना सकता हूँ कि कौन नंबर प्राइम होता है या फिर डेटा को सॉर्ट कैसे करना है, इसका रूल या लॉजिक मैं क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन लॉजिक बिल्ड करना ना, रूल्स बिल्ड करना उस समय मुश्किल हो जाता है कि मान लो अगर मैं आपको कोई डेटा दे दूँ कि भैया यहाँ पे मान लो कोई इंसान है, वो 2 घंटे सोता है, उसके 20 नंबर आ रहे हैं। ठीक है। 3 घंटे सो रहा है, 30 नंबर आ रहे हैं। 4 घंटे सो रहा है, 40 आ रहे हैं। 5 घंटे सो रहा है, 50 आ रहे हैं। ठीक तो है। अब मुझे बताना है भैया 6 घंटे में 60 60 पैटर्न मिल आएंगे। गया मेरे को। हर एक इंसान गेस कर सकता है। लेकिन कई डेटा ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रिडिक्शन इंसान के लिए मुश्किल हो जाती है। ओके। मतलब ये फॉर्मूला क्रिएट करना, ये रूल्स अभी तो सिंपल था कि भैया 10x से मल्टीप्लाई कर दो, 10x आउटपुट वाला मुझे मिल जाएगा। लेकिन जब ये नंबर ऑफ पैरामीटर हमारे ज़्यादा हो जाते हैं ना, अभी तो मेरे पास 2 थे, अब मान लो मैं स्लीप और IQ को भी इंक्लूड कर दूँ, उसके बाद बोलूँ भैया मार्क्स गेस करो। उसके बाद मैंने स्लीप, IQ और एक और तीसरा कोई और पैरामीटर डाल दिया ऐसे ही कि भैया वो कितने घंटे पढ़ता है। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे खुद से फॉर्मूला को बनाना पड़ रहा है। अब क्या हम यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि ये फॉर्मूले खुद ही जनरेट हो जाएं? अच्छा। अभी मेहनत मैं कर रहा था, जैसे अभी हमने मेहनत करी है भैया y इक्वल टू 10x, हाँ। ये हमारा आंसर होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो y इक्वल टू वाला फॉर्मूला है ना, क्या ये खुद जनरेट नहीं हो सकता कि मशीन ये काम खुद जनरेट कर दे फॉर्मूला हमारे लिए, और हमें फॉर्मूला बना के दे दे? हाँ। ओके। हमें एट द एंड क्या चाहिए? हमें रिजल्ट ही तो चाहिए। रिजल्ट चाहिए, हाँ। हमें रिजल्ट से मतलब है ना। अब ऐसे ही मेरे पास होता है, कहाँ पे हमें रूल बनाना मुश्किल होते हैं। जैसे इमेज का ही हो गया कि अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया मैं आपको एक वो दूंगा, फोटो दूंगा और आपको गेस करना है, आपको एक कोड लिखना है कि एक फोटो कुत्ते की है या नहीं है। सिंपल सा कोड है। ठीक है। क्या मैं इसका कोड लिख पाऊंगा? बहुत मुश्किल होगी, मुझे हर पैरामीटर बताना पड़ेगा कुत्ते में क्या होता है। हाँ, पहले तो यही करना मुश्किल हो जाएगा कि भैया लॉजिक बनाना स्टार्ट कहाँ से करूँ। बिल्कुल। जैसे अभी आपका दिमाग ब्लैंक हो गया होगा ना कि मैं आपको C++ में कोड लिखना है, जहाँ पे इनपुट में आप इमेज ले रहे हो और आपको आउटपुट में बताना है कुत्ता है या नहीं है। मतलब ये नहीं समझ आएगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है। हाँ, स्टार्ट कहाँ से करना है, मैं क्या रूल बनाऊं, क्या लॉजिक बिल्ड करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग ब्लैंक होता जा रहा है यहाँ पे। अगर हम ये बोलेंगे कि 4 पैर होते हैं तो पहले समझाना पड़ेगा पैर क्या होते हैं। पैर क्या होते हैं, हाँ। अब समझाऊंगा कैसे? एग्जैक्टली। है ना। अब मैं पिक्सल के टर्म में अगर तोड़ना शुरू किया कि भैया अगर 1000 पिक्सल, 1100 वाले पिक्सल, 1200 वाले पिक्सल में ऐसा पैटर्न दिखा तो भैया कुत्ता होगा, वरना नहीं होगा। वो तो चेंज हो सकता है। वो चेंज हो सकता है, कभी क्या पता कुत्ता कोने में खड़ा हो, कई बार कुत्ता बीच में, कई बार कुछ है। तो मैं मतलब एक तरीके से हमारा दिमाग यहाँ पे ब्लैंक हो चुका है कि हमें रूल बनाने नहीं आ रहे। और यहीं पे कौन सा आता है मशीन लर्निंग का या डीप लर्निंग, जो अभी हम सीख रहे हैं। ओके। डीप लर्निंग में पहले हम डेटा को उसको ट्रेन कराते हैं, उसको सिखाते हैं, डेटा को लेबल कराते हैं। मैं उसको एक फोटो दिखाऊंगा और बोलूंगा तुझे गेस करना ये कुत्ता है या नहीं है। ठीक है। ठीक है, उसने गेस कर लिया। ठीक है। मान लो उसने गेस किया कि नहीं है, तो मैं उसके लिए आउटपुट भी रेडी रखूंगा कि भैया तूने गलत गेस किया है। ओके। सही कर, खुद को सुधार जहाँ जहाँ तूने गलती करी है। और इसको कह देता हूँ कि वो वेट को एडजस्ट कर रहा है। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेट वगैरह क्या होता है, और मे भी आपको 1-2 लेक्चर में कुछ मिल जाएगा। ठीक, फिर मैं ऐसे ही उसको बार बार बहुत सारा डेटा देता हूँ, और जितना ज़्यादा मैं उसको डेटा देता जाऊँगा ना, कुत्ते की अलग अलग फोटो, मान लो मेरे पास 1 लाख कुत्तों की फोटो है। ठीक है। और उस डेटा को मैंने लेबल कर रखा है। लेबल करने का मतलब? लेबल करने मतलब कि भैया अगर मेरे पास 1 लाख फोटो है जिसमें से 40,000 कुत्ते हैं, अब बाकी कुत्ते नहीं हैं। ठीक है। तो लेबल करने का मतलब ये हो गया कि भैया जो कुत्ता होगा तो मैंने 1 लिख दिया कि ये कुत्ता है। नहीं और जो कुत्तों वाले फोटो नहीं है उसके लिए मैंने 0 लिख दिया कि भैया कुत्ता नहीं है। बिल्कुल। तो भैया जब मॉडल ट्रेन हो रहा है और वो सीख रहा है चीज़ों को, तो उसको लेबलिंग देनी पड़ेगी ना। तो तुमने सही गैस किया नहीं किया। बिल्कुल। अगर उन्हें सही गैस किया तो भैया बढ़िया है, गलत गैस किया तो भैया जो तेरे वेट है उनको एडजस्ट कर ले। उस हिसाब से उस आउटपुट से वो गैस कर सकता है मशीन, कि मशीन ने गैस करा। जैसे इंसान होता है, इंसान के बच्चे को फोटो दिखाओ, पूछो उससे कुत्ता है या नहीं है, बोलेगा नहीं है। हमने बोला है, अब वो बच्चा सीखेगा कि अच्छा कुत्ता ऐसा होता है, उसके कान ऐसे दिखते हैं, नाक ऐसे दिखती है, वो सीखा। फिर मैंने उसे एक और कुत्ते की फोटो दिखाई, और अगर मैंने उस इंसान के बच्चों को अगर 1000 कुत्तों की फोटो दिखा दी, वो सीख जाएगा कि भैया कुत्ता क्या होता है और कुत्ता कौन नहीं होता। समझ गया। तो सेम हम उस मशीन के साथ कर रहे हैं। ओके। और यही से आता हमारा ये जो डीप लर्निंग है ना, जो इतना फेमस आजकल हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है। पहले मशीन लर्निंग भी एग्जिस्ट करता था, पर मशीन लर्निंग के साथ दिक्कत ये आ रही थी कि मशीन लर्निंग कम डेटा में बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है डीप लर्निंग के कंपैरिजन में, जब डेटा कम है। ओके। लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाता है, मशीन लर्निंग की ना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती। अच्छा। एक टाइम पे आके वो सैचुरेट हो जाता है। डीप लर्निंग के साथ उल्टा है कि भैया पहले वो धीरे 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 करके सीखेगा, और जितना ज़्यादा मैं उसको डेटा दूंगा ट्रेन करने के लिए, वो उतना ज़्यादा इम्प्रूव होता जाएगा। अच्छा। तो मतलब यहाँ पे हमारे लिए नया ऑयल क्या बन गया, डेटा बन चुका है। और वही हमारा पूरा मेन गेम है कि अगर हमने उसको बहुत ज़्यादा डेटा दे दिया
तो भैया वो बिल्कुल मस्त काम करेगा। अब इसी को ना हम यहाँ पे कहते हैं प्रिडिक्शन करना, कि जो हमारे मॉडल्स होते हैं ना, इनको हम कभी, जैसे हम कोड लिख रहे हैं, हम डिटरमिनिस्टिक कोड लिखते हैं। हाँ, हमेशा डिटरमिनिस्टिक कोड मतलब? डिटरमिनिस्टिक कोड लिखने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ कोड लिखा तो मुझे पता अगर मैंने कोड सही लिखा है तो उसका आंसर सही है। पर मशीन के साथ मैं नहीं कह सकता, वो कहेगा कि भैया ये कुत्ता है, प्रेडिक्ट कर रहा है, 100% गारंटी नहीं है। अगर मैंने कोड लिखा प्राइम नहीं, मैंने बोला 7 प्राइम है या नहीं है, मैंने अगर कोड सही लिखा है तो मेरे को बोलेगा भैया 7 प्राइम है, और ये 100% गारंटी का। पर यहाँ पे मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता, यहाँ प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। हाँ, प्रोबेबिलिटी है, प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मॉडल सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट ना कहाँ से शुरू हुआ था, ये भी 1960 से ही स्टार्ट हुआ था। कोई साइंटिस्ट वगैरह थे, नाम मुझे उनका एग्जैक्ट याद नहीं है। उस समय उन्होंने एक मॉडल क्रिएट करा था जहाँ पे वो परसेप्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। परसेप्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट का मतलब ये था कि उन्होंने वहाँ से कॉन्सेप्ट लिया कि भैया मशीन लर्न कर सकती है, कोई चीज़ें खुद से सीख सकती हैं। सीखने का मतलब वही है। अब उन्होंने वहाँ पे उसको दिखाया भी, पर वहाँ पे वो वैसे मशीन थी जो हाथ वगैरह से चलाई जाती थी, ऐसे ऑटोमेटिक उस टाइम तो कुछ था नहीं, तो वहाँ पे हाथ वगैरह से वेट वगैरह को एडजस्ट करते थे। अब जब वो आया तो भैया लोग खुश हो गए, क्योंकि उस टाइम पे ये USSR का ये चलता था, जो ग्रह युद्ध नहीं कहते थे ये लोग, कि US और रसिया का वॉर चल रहा था, है ना, कि पहले कौन स्पेस पे पहुंचेगा, ये सब कुछ चल रहा था उस टाइम पे। हाँ, तो उस टाइम पे भैया उन्होंने बोला भैया कुछ तगड़ा ही बन गया कि हमने कुछ ऐसा बना दिया जो कि खुद से सीख सकता है। ओके, सुनने में कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया, कि कोई खुद से ही सीख जा रहा है। ठीक, अब क्या हुआ कि यहाँ पे फंडिंग वगैरह तो मिलना स्टार्ट हो गई 1960 में। 1970 आते आते एक कोई इंसान आया जिसने बता दिया कि भैया ये मॉडल बिल्कुल फेल है जो आप लेके आए हैं। उन्होंने कहा कि आपका जो आंसर है ना वो लीनियर के लिए तो सही है। अच्छा, लीनियर मतलब हमारे पास अगर एक ही वेरिएबल हो। हाँ, लीनियर बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींच पा रहा हूँ, ओके, है ना, लेकिन जहाँ पे नॉन लीनियर टाइप का हो आंसर, ठीक है, जैसे एक्सॉर ऑपरेशन होता मेरा, है ना, जहाँ पे रैंडम वगैरह होते हैं, जहाँ पे मान लो अगर मेरे पास इक्वेशन है y = x, y = 2x, या फिर z = 2x + 3y, ये लीनियर लाइन बनाएंगे, है ना। लेकिन वो जैसे मेरी क्वाड्रेटिक हो गई, क्यूबिक हो गई, वहाँ पे जाके कर्व्स बनेंगे और ये मॉडल हमारा फेल हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पे फिर वो आ गया, ठंडा हो गया। उन्होंने बोला यार ये तो यही बेवकूफ़ बनाने का होता पूरा, तो पूरा उस टाइम ठंडा माहौल हो गया, फंडिंग निकालने का होता। हाँ, फिर उसके बाद आया 1985-86 के अराउंड एक और बंदे ने बताया कि नहीं भाई, जो नॉन लीनियर है ना, जो मेरी क्वाड्रेटिक क्यूबिक है, ये भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अच्छा, तो उन्होंने उसके बाद न्यूरल नेटवर्क वगैरह का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने डेप्थ वगैरह बताया कि आपने देखा होगा न्यूरल नेटवर्क ऐसे ऐसे गोले गोले बने रहते हैं अंदर डेप्थ में। उन्होंने बताया कि भैया ये कैसे सॉल्व हो सकता है, नॉन लीनियर इक्वेशन भी ये सॉल्व कर देगा, और लोग हो गए खुश, भाई हो गया। फिर से आ गई फंडिंग। अच्छा, फिर फंडिंग आ गई। अब उस टाइम में क्या हुआ कि लोग खुश थे, उन्होंने बोला भैया अब डीप लर्निंग अब चलने वाला है, और मशीन लर्निंग उस टाइम पे पैरेलल में चल रहा था। ओके, अब उस टाइम पे दिक्कत ये थी, सबसे मेन पॉइंट ये था, पेन पॉइंट ये था कि भैया डेटा था ही नहीं उतना। इंटरनेट पे एग्जिस्टिंग डेटा ही नहीं था इतना, कुछ था ही नहीं उतना। और मैंने अभी बोला मशीन लर्निंग कम डेटा में भी बढ़िया काम करता है, और उस टाइम पे मशीन लर्निंग वाले अपने बड़ी बड़ी एल्गोरिथम निकाले जा रहे हैं, और बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि कम डेटा में, मैंने कहा ना, बढ़िया काम करता है मशीन लर्निंग। इसका भी मैं आपको फ्यूचर में कभी रीजन दूंगा कि मशीन लर्निंग ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। तो भैया वहाँ पे मशीन लर्निंग आगे निकल गया, क्योंकि डेटा था नहीं, ये ट्रेन कर नहीं सकते थे। मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए तब ये बहुत अच्छा आंसर देना स्टार्ट कर देगा। ट्रेन करने के लिए कुछ था नहीं, फिर ठंडे पड़ गए, मशीन लर्निंग वहाँ से मशीन लर्निंग अपनी हाइप पकड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर ऐसे चलते 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 2011-12 के अराउंड जाके 2010 के अराउंड ऐसा हुआ कि लोगों के हाथ में आ गया स्मार्टफोन। जब तक आम आदमी के हाथ में कुछ ना आए, वहीं से तो डेटा क्रिएट होगा। डेटा तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कल को जाऊँ जमीन खोदूँ और वहाँ से डेटा निकल जाए, है ना। तो उस समय क्या हुआ कि भैया सबसे पहले सस्ते हुए स्मार्टफोन। बिल्कुल सस्ते क्या, उस समय तो महंगे थे, 10-15 हज़ार के थे, पर एक्सेसिबल हो गए। हाँ, लोगों के पास स्मार्टफोन आना शुरू हुए। अगर स्मार्टफोन आना शुरू हुए तो लोगों ने व्हाट्सएप चलाया, फिर फेसबुक चलाया, इंस्टाग्राम, हाँ, फोटोज़ खींची। अब होने लगा डेटा जनरेट यहाँ से। अब डेटा जो जनरेट हुआ, अब यहाँ से 2012-13 के बाद डीप लर्निंग ने अपना कर्व पकड़ना स्टार्ट करा। ओके, क्योंकि अब डेटा जनरेट हो रहा है इतना सारा। तो अभी तक मशीन लर्निंग बहुत आगे थी। हाँ, बहुत आगे थी, ठीक है, क्योंकि डेटा कम था, वो जीत रहे थे। अब डेटा ज़्यादा बना रहे लोग। अब हमको पता ही है भैया 2015-16 के अराउंड क्या हुआ, इंडिया में जियो आया, और उसके बाद कितने धड़ाधड़ डेटा क्रिएट हुआ, इंटरनेट फ्री हो गया। हाँ, उसके बाद इंटरनेट ही लोगों के लिए फ्री हो गया था। लोग टिकटॉक बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, उसी टाइम सारे यूट्यूबर्स चले गए सारे हमें थोड़ा लेट हो गया, हम लेट हो गए थे। हाँ। तो 2016-17 में डेटा क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद ऐसा होने लग गया कि मान लो अभी तक अगर x डेटा क्रिएट हुआ है तो उसके बाद 2x
हर साल वो डबल डबल डेटा क्रिएट होने लग गया। बिल्कुल। कि अभी अगर हम देखेंगे तो मतलब इंडिया में 90 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, 70 से 80 या 90 करोड़ के अराउंड। तो कितना डेटा क्रिएट हो रहा है। अब तुम्हें लग रहा है भैया डेटा क्रिएट होने का मतलब क्या है? अरे जो तुम वीडियो बना रहे हो उसी को हम डेटा कह रहे हैं और किसी को नहीं कह रहे। ये भी तो हम डेटा क्रिएट ये भी डेटा क्रिएट हो गया। तुम चैट कर रहे हो वो भी डेटा हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि भैया मुझे लेबल डेटा चाहिए भाई, रैंडम डेटा नहीं चाहिए, ताकि मैं मशीन को सिखा भी तो पाऊं कि भैया तू सही गेस कर रहा है, गलत गेस कर रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई कि भैया डेटा को लेबल करने का, लेबलिंग का, कि फोटो तो क्रिएट हो गई इतनी सारी, पर वो भी तो करना पड़ेगा कि हाँ ये फोटो इमेज है, कोई इंसान देखेगा ये इमेज है कुत्ते की 1 लिख देगा, ये है 1 लिख देगा, ये है 1 लिख देगा, ये कुत्ते की इमेज नहीं है 0 लिख देगा। ऐसे करके मुझे लेबलिंग करनी थी। तो उस टाइम पे जो लोग लेबल करते थे, और अभी भी लेबलिंग का बहुत बढ़िया बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है। अब चीजें फर्स्ट क्लास चल रही है भाई। अब यहाँ से क्या हुआ कि चैट जीपीटी वगैरह का काम कर रहे थे, पहले से काम कर रहे थे, डेटा क्रिएट हो रहा था, इन्होंने अपने मॉडल वगैरह ट्रेन करे, बन गया आपका चैट जीपीटी, LLM बन गए। अब हमने अगर पिछले 3-4 साल में देखा होगा LLM कितनी जल्दी खुद को इम्प्रूव करे जा रहे हैं, कितने जल्दी उनकी ग्रोथ हो रही है। जब 2021, 22, 23 में आया था शायद चैट जीपीटी, उस टाइम कैसा था और अब का चैट जीपीटी कैसा है। और ये सब पॉसिबल हो पाया कि भैया जो इतना सारा डेटा हमने क्रिएट करा है उसकी वजह से। और दूसरा रीजन था जो था कि भैया हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया। हाँ, एनवीडिया चल गया इसीलिए। हाँ, जैसे पहले था हमारे पास CPU वगैरह थे, बढ़िया थे कि भैया उसमें कोर वगैरह रहते हैं 10-12 कोर, है ना, तो हम 10-12 प्रोसेस पैरेलल में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये होता है ना प्रेडिक्शन करने का तरीका, इसके लिए थोड़ा फास्ट चाहिए। जैसे अभी हम चैट जीपीटी से बात करते हैं, कितना जल्दी आंसर देता है फटाफट, तो वहाँ पे हमें पैरेलल कैलकुलेशन करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, कि सारे काम पैरेलल में हो रहे हैं। तो वहाँ से GPU का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें भैया 1000-2000 थ्रेड होती है अपनी, जहाँ पे पैरेलली चीज़ें कंप्यूट हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें एक एक करके नहीं करना पड़ता। CPU की लिमिटेशन ये थी कि एक बार वो 10-12 ही कर पाएगा, जितने भी उसके अंदर कोर है। आपने सुना होगा ऑक्टा कोर, 8 कोर होते हैं, तो मतलब 8 टास्क एक बार में वो कर सकता है पैरेलली। पर जो आपका GPU वो बहुत सारी कर सकता है, बिल्कुल एक साथ, 1000 है तो 1000 एक साथ टास्क। और वहाँ से चीज़ें पिकअप करना स्टार्ट हुई। और अब उसके बाद हमने देखा कि 19-20 के बाद ही GPU का बिजनेस, जो एनवीडिया का स्टॉक अगर हम देखें बहुत हाई, कहाँ भाग चुका है। और इसके जो मूरेस लॉस हमने पढ़ा है, मूरे भाई ने कहा था भैया उस समय कि हर 2 साल में जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर होंगे चिप में डबल हो जाएंगे, वो डबल हो जाएंगे, बिल्कुल। और जो कॉस्ट होगी हमारी या तो सेम रहेगी या वो कम हो जाएगी। ओके। अब हम देखें ना 2008-10 के स्मार्टफोन में हमारे पास कितनी रैम रहती थी भाई, 128 MB की रैम आती थी या 256 MB का मोबाइल चलाया, 1 GB रैम वाला तो बहुत ही बड़ा हो जाता था। और अब देख लो उस टाइम भी 10-15 हज़ार में आते थे, और अब भी 10-15 हज़ार में 12 GB रैम मिल जाता भाई, कॉमन हो गया 8-12 GB रैम, तो बहुत ही इतना एक्सेसिबल बन चुका है। तो हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। दूसरा कि एक और की फ्रेमवर्क वगैरह बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुए, जैसे पाईटॉर्च वगैरह हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, तो उन्होंने इनको ओपन सोर्स कर दिया कि भैया लोग बैठ के अपने मॉडल को ट्रेन कर पाए आराम से। ओके। तो जो आपके फेसबुक, गूगल, इन्होंने सब कुछ अपना जो भी ओपन सोर्स है, देखो ग्रोथ तभी होगी जब तक चीज़ें ओपन सोर्स नहीं होगी। बिल्कुल। अगर वो सिर्फ अपने इंजीनियर तक रखते कि नहीं भैया हमें बिल्ड करना है, हम ही सब करेंगे, तो इतना ट्रेन डेटा मिल ही नहीं पाता। हाँ, तो उन्होंने, और इवन उन्होंने डेटा भी प्रोवाइड कर रखा है, लेबल डेटा, कि भैया ये वीडियोस हैं, इसमें भी तुम अपना डेटा को ट्रेन कर सकते हो, ये फोटोज हैं ट्रेन कर सकते हो। मतलब वो चाह रहे हैं कि भैया ये टेक्नोलॉजी फटाफट बिल्ड हो। ठीक है, हर कोई यही चाह रहा है। अब प्रेडिक्शन ये है कि भाई जो हमारे LLM मॉडल्स होते हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं चैट जीपीटी वगैरह। अच्छा, इसमें पहले एक क्वेश्चन है पहले। हाँ। कि मॉडल मतलब हमारे लिए क्या हुआ, एक पीस ऑफ कोड है। हाँ। जो प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि वो हमारे लिए कोई फॉर्मूला प्रिडिक्ट कर देता है, जिसका हम पैटर्न नहीं बना पा रहे। वहां से हम LLM तक कैसे पहुंचे? LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, तो क्या मतलब है LLM का और यहाँ तक हम कैसे पहुंचे? ओके, अब यहाँ से ना इसमें तो फिर उसके न्यूरल नेटवर्क के बहुत डेप्थ में घुसना पड़ेगा। अच्छा, नहीं हम थोड़ा ऊपर से चलेंगे। हाँ। तो यहाँ पे यह हुआ कि अभी तक ना जो मैंने कहा ना पूरा गेम हुई है प्रेडिक्शन का। ओके, पूरा प्रेडिक्शन का। जैसे अभी अगर हम सवाल पूछे कोई भी कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और हमारा जो LLM होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, चैट जीपीटी वगैरह, उसका आंसर आराम से दे देते हैं कि दिल्ली। पर वो दे कैसे रहा है, कर क्या रहा है वो? गूगल सर्च। अब हाँ, ये कह सकते हैं भैया गूगल सर्च कर रहा है, मेरा माइंड में आएगा फर्स्ट थॉट में। ठीक है। हाँ। पर वो ऐसा नहीं है कि वो गूगल सर्च कर रहा है। हाँ, अब बहुत लोग कहेंगे भैया गूगल सर्च तो करता है, नहीं, प्योर LLM आपका कुछ नहीं करता। प्योर LLM सिर्फ एक कोड है जो खुद से आंसर देगा, तो उसके पास ऑलरेडी डेटा पड़ा है बेसिकली। हाँ, अब वो डेटा सोचने का तरीका क्या है कि क्या उसने जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी आज तक एग्जिस्ट करते हैं किसी भी ह्यूमन काइंड में, क्या उसने उन सब के आंसर को रट लिया है? क्या उसने रट लिया सारे क्वेश्चन का आंसर? जैसे मालूम है मैं बोलूँ कि मुझे कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है,
तो कैलकुलेटर में क्या ऐसा होता है कि पहले से सारी कैलकुलेशन स्टोर करके रखी हुई है। नहीं, वो खुद 32 × 6 कितना होता है उसने पहले से स्टोर करके रखा हुआ है, वो ऑन द वो कैलकुलेट करता है, हाँ। आंसर देता है। सेम यहाँ पे कि कोई हम देखो पहले तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन के जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सबके आंसर को स्टोर करके रखे। और मैं क्वेश्चन घुमा फिरा के भी तो पूछ सकता हूँ। हाँ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया के अलावा मैं हाँ। हिंदी में पूछ लूँ, मान लो हिंदी में पूछ लिया, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पूछ लिया, हाँ, मैं किसी भी तरह पूछ सकता हूँ, कुछ भी सबको तरीका। थोड़ी ना तो वो- सारे क्वेश्चन सारे आंसर या तो उसको स्टोर कराने पड़ेंगे, उसके लिए कितना बड़ा स्टोरेज सिस्टम बनेगा। ये तो गूगल टाइप का हो गया, जो गूगल आज तक हमारे लिए करता था। हम कोई सवाल पूछे वो वहां से इंडेक्सिंग वगैरह करता था, आंसर में ला के देता था। पर यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो आपके LLM है ना, उसका एक काम है प्रिडिक्शन करना नेक्स्ट टोकन का। अब प्रिडिक्शन का मतलब ही है कि भैया एक्यूरेट आंसर की गारंटी नहीं है, चांसेस हाई है कि सही होगा, हाँ, पर 100% एक्यूरेसी नहीं है। बिल्कुल। LLM मॉडल, मैं एक चीज बहुत बच्चों को बताता हूँ कि भैया LLM सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहे हैं, कोई वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा, अच्छा, कोई वो थिंकिंग नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है। वो हमें लगता है कि वो कर रहा है। अब लोगों को लगता है भैया वहाँ पे तो लिखा हुआ आता है UI में कि थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। अरे UI में तो कुछ भी दिखा दूं मैं। इस पे मीम था ना, अगर हम भी अपनी वेबसाइट में सारी लोडिंग स्क्रीन को थिंकिंग स्क्रीन में कन्वर्ट करते तो मैं AI स्टार्टअप बन जाएगी। वही है ना। तो वो मार्केटिंग गिमिक हो गई कि भैया थिंकिंग लिखा तो भैया थिंक तो कर रहा होगा। अब लोग बोलते भैया हम अब तो वो भी आ चुके थिंक मॉडल। नहीं, हर कोई प्रिडिक्शन कर रहा है बस। इस पे तो वीडियो भी है हाँ, बाय द वे कोडर आर्मी पे। हाँ, अब प्रिडिक्शन करने का मतलब ये कि भैया उसको नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करना है। अब नेक्स्ट टोकन बोल के ना बच्चे घबरा जाते हैं। नेक्स्ट टोकन बोलने का मतलब है कि वो सिर्फ नेक्स्ट वर्ड को गेस कर रहा है। Okay. जैसे मैं बोलूँ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो इसको इनपुट देखो, वो पीस ऑफ कोड ही है। हाँ, बहुत बच्चों को लगता है LLM है क्या। ठीक है, कुछ ही नहीं है, एक पीस ऑफ कोड है। जैसे आप C++ में कोड लिखते हो, ऐसे ही इसमें भी लिखते हो, तो ये इनपुट में एक डेटा को ले रहा है। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये स्ट्रिंग में। हाँ। अब मान लो इसको आंसर देना है कि कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। हम्म, ये इसने इनपुट में लिया। अब इसका काम होगा सिर्फ एक वर्ड को गेस करना। ठीक है, पहले ही गेस करेगा कैपिटल, इसने पूरा करना कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। इसने कैपिटल को गेस कर लिया, फिर से पूरे को इनपुट में दिया जाता है। अब अगला कर, फिर ये करेगा ऑफ, ओके, फिर से इसको दिया जाएगा पूरा इनपुट में, फिर अगला करेगा इंडिया, फिर से पूरे को इनपुट में दिया, फिर करेगा इज, फिर पूरे को इनपुट में दिया, फिर करेगा दिल्ली। और इस तरीके से हमारे पास पूरा आंसर आएगा कि कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। कि इसका काम है सिर्फ नेक्स्ट वर्ड को गेस करना। अब यहाँ पे वर्ड का मतलब क्या है आपको समझ आ गया होगा। और इन्हीं वर्ड को हम टोकन कह देते हैं मोटी मोटी भाषा में। टोकन कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमारे ये सिस्टम है ये नंबर समझते हैं, सिंपल। वो उसको तो इवन ये भी नहीं पता कि दिल्ली का मतलब क्या है, इंडिया का मतलब क्या है, हम बात क्या कर रहे हैं। उसके लिए सब कुछ नंबर है, सब कुछ। वो कुछ भी नहीं समझता भाई, वो सिर्फ ये समझता कि भैया मेरे लिए जो भी मेरे को डेटा देगा, पहले मैं उसको टोकन में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, टोकन कुछ नहीं है कि भैया कैपिटल है, उसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर एलोकेट होगा, उसे 5 ले ले। ऑफ के सॉरी वट के करस्पॉन्डिंग एक टोकन, इसके करस्पॉन्डिंग एक टोकन, इसके करस्पॉन्डिंग एक टोकन। टोकन कुछ नहीं है, नंबर है। ठीक है, अब वो उन नंबर को पकड़ता है, ठीक है, उस नंबर का मीनिंग उसे पता है। उस नंबर को पहले वो वेक्टर में कन्वर्ट करता है। अब बोलेगी वेक्टर क्या होता है, उसको अभी स्किप करते हैं, ठीक है। हाँ, वैसे बहुत डीप हो जाएगा वरना। नंबर ही है सब कुछ, मतलब वो आप उसको कुछ भी डेटा दो, उसके लिए वो सिर्फ नंबर है। कि नंबर से वो पैटर्न कर रहा है, और उस पैटर्न को मैच करा के वो क्या कर रहा है, गेस कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहा है बस। तो जब हम कहते हैं ना कि भैया यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो रही है, अगर मैं उसको ये भी बोलूँ ना कि भैया 2+3 क्या होता है, अब हमारे माइंड में तो फटाफट से आंसर आ गया 5। ठीक है, अब मैं बोलूँ आदित्य 63 × 48 क्या होता है, तो मुझे टाइम लगेगा। अब आदित्य बैठेगा, कैलकुलेशन करेगा, आंसर करेगा। बिल्कुल, उसका यही काम है भाई, उसका काम है 63 × 48। क्या उसने ये डेटा पहले कभी देखा जब वो ट्रेन हुआ था, अच्छा, कभी वो ट्रेन हुआ था, ठीक है, फटाफट से वो मारेगा प्रिडिक्ट, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ वो जैसे ह्यूमन करता है कि अंदर जैसे कैलकुलेटर, जैसे हमारे कोड में होता है कि 63 × 48 वो ट्रांजिस्टर ऐसे हो रहे हैं, हाँ, ऐड एंड गेट वगैरह चल रहा ऐड कर रहे हैं है ना, एंड वगैरह एक्सोर ऑपरेशन जो भी आपके चल रहे हैं, उसके बाद वो गेस नहीं, वो सिर्फ गेस मारेगा जो उसने अगर वो पहले देखा होगा। इवन जो क्लासिकल एग्जांपल वगैरह देखा, स्ट्रॉबेरी में कितने आर होते हैं, हाँ, इस पे बहुत बार वो गलत बोल देता था। हाँ, तो पहले स्टार्टिंग में वो गलत डेटा पे ट्रेन हो रखा था कि वो हमेशा बोलता था भैया स्ट्रॉबेरी के अंदर 2 ही आर होते हैं, और हमेशा यही कहता था। और हम उसको बोलेंगे गलत है तो फिर बोलेगा यस यू आर राइट, और फिर 2 बोल देगा। हाँ, फिर 2 बोल देगा, क्योंकि वो गलती डेटा में ट्रेन हुआ था। ओके, तो अब उसका क्या हुआ, अब तो उन्होंने इंप्रूव कर दिया ना, तो अब स्ट्रॉबेरी में वो 3 ला चुके हैं, अब वो डेटा सही हो चुका है। तो मतलब ये समझ लो कि अगर आप उसको कोई भी डेटा दोगे ना, वो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करता। इवन अगर मैं उसको कोड भी ला के दे दूंगा कि भैया ये पकड़ कोड, इसका एरर सही कर, अब वो ऐसा नहीं करेगा कि पहले उस कोड को, जैसे हम करते हैं कि भैया पहले कोड को रन करते हैं,
लाइन बाय लाइन रन करते हैं। रन करा, आउटपुट देखा, अच्छा यहाँ पे एरर है, फिर हम ह्यूमनली जाके उसको बिल्कुल, रिजॉल्व बिल्कुल। करते हैं। वो कुछ करता ही नहीं है, वो प्रिडिक्ट करता है कि भैया इस कोड में गलती कहाँ पे, अच्छा, प्रिडिक्शन उसकी बस। अगेन ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से। हाँ, अब वो प्रिडिक्शन इतनी खतरनाक है कि भैया आंसर सही मिल जाता है। अच्छा, अगर मैं एक ऐसा नंबर लिखूं चैट जीपीटी पे जो उसने पहले कभी अपने ट्रेनिंग डेटा पे देखा ही ना हो, हाँ, और मैं एक बहुत बड़ा नंबर लिखूं, लेट से 10 डिजिट का, और उसको कहूं मल्टीप्लाई कर, और एक और 10 डिजिट का नंबर दे दूं, हाँ, उसने मान लो वो नंबर नहीं देखा होगा, हाँ, तो वो क्या करेगा? अब देखो यहाँ पे ना क्या होता है, पहले तो ये क्या करता था कि गेस मारता था रैंडम कुछ भी, ठीक है, गलत आंसर है। गलत आंसर। अब इन्होंने ना, जब हम कहते हैं ना ये थिंकिंग मॉडल आ चुके हैं, ये क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा टोकन आपके कंज्यूम करते हैं। अब पहले टोकन का भी समझाते हो, आपने देखा होगा जब भी आप एलएलएम को कोई भी एपीआई की वगैरह परचेज करते हो, या फिर आपने अगर जेमिनी भी इस्तेमाल किया, वहाँ पे दिखता है कि आपके कितने टोकन खर्च हो गए। बिल्कुल। तो टोकन वही है जो आप जितना ज़्यादा डेटा आप उसको दोगे उसके हिसाब से आपके टोकन करते हैं। मान लो आपने 100 रुपये का में आप एलएलएम इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लो आपको 1000 टोकन दे रहा है दिन के, तो अगर आपने उसको व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया पूछा, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, 7 टोकन खर्च हो गए। ओके, आउटपुट में जो भी है कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, 5 टोकन खर्च हुए, 12 टोकन मेरे खर्च हो चुके हैं। ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मैं क्या कहाँ पे थे, हाँ हाँ, थिंकिंग मॉडल की मैं बात कर रहा था। पहले वाले इसका आंसर गलत देते थे, हाँ, अब इन्होंने इन प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना शुरू करा। थिंकिंग मॉडल क्या करता है, पहले ना थिंकिंग मॉडल इस क्वेश्चन को ना रीफ्रेम करेगा प्रेडिक्ट करते हुए। ठीक है, जैसे हम इंसान होते हैं ना, जब हम कहते हैं कि मॉडल रीजनिंग कर रहा है, जैसे अगर मैंने पूछा कि व्हाई नोड.जेएस इज रिटन इन C++, तो पहले के मॉडल सीधा आंसर देना स्टार्ट करते थे। ओके, प्रेडिक्ट करना, उसने देखा है, और हेलुसिनेट तो बहुत गंदा करता है, विद फुल कॉन्फिडेंस कि भैया आंसर मैंने सही दिया है। बिल्कुल, वो कभी मानता नहीं है कि हाँ, दिया है वैसे तो। अब वाले मॉडल पहले इस क्वेश्चन को ना ब्रेक डाउन करेगा, पहले वो इसको एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, जैसे इंसान करता है, जैसे मैं उसको बोलूं कि वो कहेगा कि भैया पहले व्हाट इज नोड.जेएस, व्हाट इज C++, ओके C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ओके, तो जो नोड.जेएस है उसको C++ में क्यों लिखा गया। ठीक है, फिर उसका मीनिंग कनेक्ट करेगा। तो पहले वो क्वेश्चन को रीफ्रेम करता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया आपने, उस क्वेश्चन का वो सब क्वेश्चन बनाएगा, जैसे इंसान पहले प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ते हैं। ठीक है, अब वो उन सब प्रॉब्लम को लेके फिर से आउटपुट गेस करेगा उनको। ओके, तो यहाँ पे भी उसने गेस किया, पहले प्रॉब्लम को उसने सब प्रॉब्लम क्रिएट करे ताकि वो आंसर अच्छे से दे पाए। ठीक है, अब जैसे अभी हमने बहुत बड़ा नंबर उसको दे दिया मल्टीप्लाई करने के लिए, अब वाला मॉडल क्या करेगा, पहले वाला तो सीधा प्रेडिक्ट करता, अब वो इस प्रॉब्लम को पहले ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, गेस करते हुए, जैसे इंसान करता कि अगर मेरे पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने 10 डिजिट का नंबर दे दिया, इधर भी 10 डिजिट का दे दिया, मैंने तो दोनों तो देखे ही नहीं है। इंसान क्या करेगा कि भैया अपने ईजी के लिए कि मान लो आपने 10 डिजिट के नंबर दे रखे हैं, मान लो 1,90,338 इंटू ये जो भी है, तो लिखेगा 1 लाख प्लस 90,000 प्लस ऐसे करके मल्टीप्लाई बाय सेम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, ये प्रेडिक्ट कर रहा है, कैलकुलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक, अब वो देखेगा जब भी मेरे पास ऐसा डेटा होता है तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता था, इसको ये इसके ट्रेनिंग डेटा में है। हाँ, ट्रेनिंग डेटा में, क्योंकि प्रॉब्लम से ब्रेक डाउन कर दिया। अब इन दोनों का अब 1 लाख और उसका आंसर उसने देखा हुआ है, आंसर प्रेडिक्ट कर दिया। अगले का भी प्रेडिक्ट कर दिया, अगले का भी। अब मेरे पास जब ऐसा डेटा आ जाता है तो अब मैं इनको ऐड ऑन करता हूँ, तो मतलब उस प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में तोड़ दिया। तो इसी को थिंकिंग मॉडल बोलते हैं। इसी को थिंकिंग, कि भैया उसने प्रॉब्लम को रीफ्रेम कर दिया ताकि मैं आसानी से उसका आंसर दे पाऊँ। यही है थिंकिंग। थिंकिंग भी आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन को सब क्वेश्चन के अंदर सब प्रॉब्लम के साथ डिवाइड करके उसका आंसर और अच्छे तरीके से ताकि आपको दे पाए। बिल्कुल, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा। अब बच्चे मुझसे जो सबसे मेजर डाउट आता है बच्चों का कि भैया आजकल के जो एलएलएम मॉडल हैं वो तो इंटरनेट भी एक्सेस कर ले रहे हैं, लाइव स्कोर बता दे रहे हैं। देखो दोस्त, प्योर एलएलएम मॉडल आपका जहां तक वो डेटा ट्रेन हुआ है, मान लो अगर वो 2023 तक ट्रेन हुआ है, अगर उसने 2023 तक का ही डेटा देखा है तो वो उसी का आंसर दे पाएगा। ये स्टार्टिंग में होता था ना जीपीटी में, हाँ, जब हम उससे कोई रीसेंट कुछ पूछते थे तो उसके बाद आंसर नहीं होता था, हाँ, वो गलत आंसर दे देता था। हाँ, उस टाइम पे कि भैया गलत आंसर देता था, क्योंकि वो कोड ही है। जितना डेटा आपने दिखाया, अगर उसने कोई डेटा आज तक देखा ही नहीं तो उसका आंसर कैसे देगा वो। अब एलएलएम के साथ ना एक दिक्कत और है, अगर उसने कोई डेटा देखा ही नहीं, अब उसको देखो पहले यही कहा गया कि भैया अगर तूने देखा भी नहीं फिर भी तुझे आंसर देना है। वो बोलेगा नहीं कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, उसका आंसर देना है। जैसे तुम एग्जाम में जाते हैं, हम भैया कुछ तो लिख के आएंगे, कुछ तो मार्क्स क्वेश्चन उतार देंगे। हाँ, उसके साथ ही सेम है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने देखा यार ये प्रॉब्लम तो दिक्कत है कि हम डेली तो मॉडल को ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा समय खर्च होता है, बहुत ज्यादा, है ना। और डेली अगर तुम ट्रेन करने गए तो तुम्हारी रिसोर्सेज हो गए, सब कुछ तुम्हारा खर्च हो रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ पे उन्होंने क्या करा कि क्या मेरा काम क्या है, ये एलएलएम किस चीज में एक्सपर्ट है। एलएलएम एक्सपर्ट है प्रेडिक्शन में। मैं उसको कुछ पूछूं वो मुझे आंसर दे सकता है। बिल्कुल, ठीक। मैंने देखा यार कि मैं इसको इंटरनेट से कैसे कनेक्ट कराऊं,
क्योंकि अगर मैं उसको मान लो यूजर तो कुछ भी सवाल पूछ सकता है कि भैया आज बताओ इंडिया उसका स्कोर क्या है, ठीक है, किसका, पाकिस्तान का या फिर इंडिया जो भी न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है उसका लाइव स्कोर मुझे बता दो। बिल्कुल, वो तो बता नहीं पाएगा, वो तो ट्रेन ही नहीं हो रखा है। तो मैंने एलएलएम को पूछा, एलएलएम ने आंसर नहीं पाया। अब एलएलएम क्या करेगा, आंसर देने में एक्सपर्ट है। एलएलएम को मैंने बता दिया कि अगर तेरे पास इंटरनेट, जहाँ पे तुझे इंटरनेट की एक्सेस चाहिए होगी और तुझे उसका आंसर नहीं पता, तो तू मुझे बता दे। अच्छा, सर्वर ये हो गया, क्लाइंट ये हो गया, सर्वर ये हो गया अपना चैट जीपीटी, बिल्कुल, 3 अलग अलग। तो भैया क्वेश्चन यहाँ से सर्वर से इसके पास गया, हाँ, इसने इसको बता दिया भैया इसका आंसर मुझे नहीं पता, नहीं पता, ठीक ठीक है सर्वर को। लेकिन सर्वर तू निकाल सकता है कि तेरे पास इंटरनेट का एक्सेस है, ठीक है, ओके। तो चैट जीपीटी के पास एक्सेस नहीं है, उसके पास नहीं है। ओके, अब वहाँ पे हमें क्या लगे, एपीआई कॉल ही तो करते हैं हम हाँ, सर्वर से simple, हाँ। कि भैया एक में इंडिया भर दिया, न्यूजीलैंड भर दिया, एपीआई कॉल करी, स्कोर मिल गया। बिल्कुल, हाँ, अब ये मुझे बता देगा कि भैया ये ही एलएलएम मुझे बता देगा कि भैया तुझे कौन से फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि वो आंसर देने में अच्छा। एक्सपर्ट है। वहां से उसने मुझे बोल दिया कि भैया इस फंक्शन को कॉल कर दे तू, क्योंकि मैं हाँ ये कोड भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता मैं, अभी हमने बात कर लिया, हाँ। कोड तो रन कर नहीं सकता। तो यही मुझे रिप्लाई करके दे देगा कि भैया ये फंक्शन रहा, इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू डालनी है, ये वैल्यू डालनी है, इसको तू एग्जीक्यूट करके तू रन कर दे बस इसे। मैंने पूरा सेट करके दे मैंने दिया। तेरे पूरा सेट कर दिया है। तो अगर मुझे एपीआई कॉल भी करनी है तो वो रिक्वेस्ट का जो वो होता है जेसन बना के दे देगा उसको जेसन बना के दे देगा, बस। कुछ नहीं करना, बस इसको बस उसको बस वो एपीआई कॉल करनी है, API रिस्पांस call, लेना है हाँ। और यूजर को देना है। अब वो रिस्पांस लाएगा, अब जो भी उसको मिला अब ये पहले इसको देगा एलएलएम को कि भैया इसको थोड़ा बढ़िया proper कर, बढ़िया करके दे दे। फिर इसको अच्छा, मिला, फिर इसको मिला, इसी को हम कह देते हैं भैया टूल्स, ओके। इन्हीं को हम टूल्स कहते हैं। तो एलएलएम मॉडल तो वही कर रहे हैं जो वो कर रहे थे, हाँ। हमने बस बहुत सारे टूल्स को अटैच कर दिया हाँ, उनके साथ, टूल्स का मतलब है फंक्शन, फंक्शंस। क्योंकि वो खुद, जैसे अगर मैं उसको बोलूं कि भैया पाइथन के कोड को रन करके दिखा, पाइथन के कोड को नहीं कर सकता, बिल्कुल, प्रिडिक्ट करेगा। और इवन जब हम ये कैलकुलेशन के लिए कहते हैं नहीं, हैवी वाली कैलकुलेशन, कि जैसे अभी तूने बोला कि भैया 1 लाख इंटू ये कर दे, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो मेरा वाला वो लगाएगा लॉजिक, वो टूल्स को यूज कर सकता है। वो क्या करेगा, पाइथन का कोड लिख देगा, हाँ, पर रन नहीं कर पाएगा, तो वो सर्वर को दे देगा, सर्वर को दे देगा, बोलेगा भैया इसको रन कर और आउटपुट लाके दे मुझे दे दे। हाँ, मैं इसको सही बना के सही बना के दे दूंगा। तो टूल्स कुछ नहीं है, फंक्शन है बस। तो इन्हीं को हम क्या एआई एजेंट्स कहते हैं क्या? टूल्स यही हो गया ये एजेंट। ओके, तो इन्हीं को मतलब वो चढ़ाते जाओ हाँ, कि क्या क्या बढ़िया बढ़िया टर्म। तो जो तुम आजकल चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हो ना, वो सिर्फ एलएलएम नहीं है, प्योर एलएलएम नहीं है उसमें, वो आपके टूल्स हैं, ओके, एआई एजेंट जिनको हम कह सकते हैं, बिल्कुल। और वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। अब एक ना एलएलएम के साथ एक और दिक्कत है, एलएलएम बहुत बेवकूफ़ है। ओके, कैसे? बेवकूफ़ बोलने का मतलब है कि अगर मान लो मैं उससे बात कर रहा हूँ कि भैया हाय चैट जीपीटी कैसे हो, उसने कहा हेलो ना, हेलो हाय रोहित, चैट जीपीटी बढ़िया। मैं रोहित, आप कैसे हो। हाँ, उसने बोला कि हाँ हाय मैं बढ़िया हूँ रोहित, और बताओ क्या चल रहा। हाँ, अब अगर अगला क्वेश्चन मुझसे पूछूं, बता मेरा नाम क्या है, वो नहीं दे पाएगा आंसर, अच्छा, तो उसने बोलेगा वो कॉन्टेक्स्ट सेव नहीं किया। कॉन्टेक्ट सेव नहीं किया, मैंने उससे क्वेश्चन भेजा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि आपको पता नहीं होगा बिहाइंड द सीन क्या होता है कि भैया जो भी मेरी बातचीत अभी तक हुई है वो पूरा मैं वो भी भेजता हूँ। हाँ, कि इससे पहले मैंने आपको 2 मैसेज ये करे थे, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, आपने ये आंसर दिया, अगला जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मेरा नाम क्या है, पुराना पीछे का पूरा जाएगा पूरा जाएगा उसके पास। ओके, अब जब मैंने बोला मेरा नाम क्या है, वो पहले की मेरी चैट हिस्ट्री दिखा, अच्छा इसने यहाँ पे नाम मेंशन किया था, नाम अब दे देगा। अब इससे दिक्कत क्या आई कि मेरे नंबर ऑफ टोकन बहुत ज्यादा बढ़ गए, बढ़ेंगे। क्योंकि हर चैट पे मेरा पूरी की पूरी चैट जा पूरी रही की है। पूरी, और इसलिए कहते हैं कि भैया जैसे जैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट विंडो बढ़ती जाती है, जिसमें आप सिंपल एक टाइम के बाद खोल देते हैं भैया हाँ, रुक slow जाओ, भी हो जाता है, बहुत स्लो हो ज़्यादा, जाता है, कॉन्टेक्स्ट लूज करना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल। यही रीजन है कि भैया अगर वो सारी चैट भेज रहा है, अब कई बार क्या करता है कि भैया हम सारी चैट नहीं भेजते, हम लास्ट की 5-6 चैट भेज दी, अच्छा, या पहले की 20 की भेज दी, या फिर मैंने उस पूरी चैट की समरी बना के भेज दी, समराइज कर दिया उसको, हाँ, वो करके भेज दिया। तो टोकन यही बच हो रहा गए। पूरा काम। ठीक है, मतलब बेसिकली टोकन्स बच जाएंगे उसके लिए हमारे, पर कॉन्टेक्स्ट उसको रहेगा, और अगर उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं रहेगा तो अगेन वो गलत आंसर दे देगा। गलत आंसर देगा पूरे तरीके से, और गलत आंसर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता है भाई। इसमें मैंने ना वो सुना था, जब हम टीओसी पढ़ते हैं ना, थियोरी ऑफ कंपटीशन, तो उसमें एक क्वेश्चन होता था ना कि अगर एक प्रोग्राम इनफिनाइट लूप में जा रहा है, ये पता लगाने के लिए तुम्हें एक प्रोग्राम बनाना है, तो वो खुद इनफिनाइट लूप में चला जाएगा, क्योंकि वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। पर अगर मैं चैट जीपीटी को एक कोड देता हूँ और पूछता हूँ क्या ये इनफिनाइट लूप में जा रहा है, वो बता देता है जा रहा है, क्योंकि वो उस कोड को एक्चुअली रन नहीं कर रहा है, वो बस उसको प्रेडिक्ट कर रहा है कि मैंने क्या ऐसा कोड कोई देखा है कि इनफिनाइट लूप का मेरा कोड कैसे दिखता है, यही ना। वही। अब इनको ना हम वो भी कहते हैं कि भैया जैसे हम कहते हैं जीपीटी कि ये
नई चीजों को जनरेट भी कर सकते हैं, इनकी खासियत ये भी है। हाँ, जैसे इमेज वीडियो इमेज वगैरह, नई इमेज जनरेट कर दिया, और आज को तो पता भी नहीं चल पाता भाई कि बिल्कुल, ये इमेज है क्या है। और अगले 3-4 साल में तो ऐसा हो जाएगा कि भैया वीडियो जो इनफैक्ट इस पे भी एआई मॉडल्स बन रहे हैं जो पता लगाते हैं कि ये इमेज एआई जनरेटेड है या नहीं। हाँ वही। हाँ। और इवन ना अब मतलब ये इतना खतरनाक जा चुका है कि अब लोगों ने क्या करा है, इतना सारा डेटा लेबलिंग करनी है। बिल्कुल। लेबलिंग कैसे करें, मेन दिक्कत ये है। अब ये क्या कर रहे हैं, डेटा है तेरे पास, मान लो मेरे पास 10,000 फोटो पड़ी है, 1 लाख फोटो पड़ी है, ठीक है। मुझे प्रिडिक्ट करना है, मुझे लेबलिंग करनी है। हाँ। अब इंसान को तो कराना पॉसिबल नहीं है, बहुत रिसोर्सेज खर्च होंगे बहुत ज्यादा। हाँ। अब इन्होंने क्या करा कि मेरा ये मान लो ये मॉडल है, इसको मुझे ट्रेन करना है, पर इसके लिए लेबल डेटा चाहिए, कौन सा क्या है। अब मैंने पकड़ा दूसरा मॉडल जो ऑलरेडी ट्रेंड है, उसको बोला भैया तू लेबल कर डेटा। अच्छा। ठीक है, तेरा काम ये है। तो हम एक मॉडल को यूज करके दूसरा मॉडल ट्रेन कर। हाँ, तो मैंने इसको बोल दिया भाई तू इसको क्या कर, लेबल कर बेसिकली। लेबल कर कि इसने इंप्रूव लिया, बता देगा ये कुत्ता है, इसने करा, अब ये डेटा मैंने इसको दे दिया, ये भी बढ़िया से ट्रेन हो गया। पर अगर उसने ही गलत लेबल कर दिया। हाँ, अब गलत लेबल कर दिया तो वो तो पॉसिबल है, वो ह्यूमन में भी पॉसिबल है कि इंसान भी गलत वो कर सकता है लेबल। अब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि मैं 3 मॉडल लगा दूं अलग अलग, कि मैंने चैट जीपीटी का लगा दिया, इसका भी लगा दिया, इसका भी लगा दिया, जब नहीं तो तीनों वेरीफाई कर लेंगे। तीनों वेरीफाई कर लेंगे, तो अब लेबलिंग का काम भी आसान हो गया। ठीक है। अब ये अब मतलब ये लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना कि जो इम्प्रूवमेंट है ना वो और तेज होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि अब हम लेबलिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो लगभग अब रिजॉल्व हो चुकी है। बहुत कम लेवल पे चाहिए जहाँ पे हमें डेटा को लेबल करना पड़े इंसान की उससे। अब मशीनों ने उसको भी ऑटोमेट कर दिया। यही हो रहा पूरा सीन। तो बहुत लोगों का ना डाउट रहता है, जैसे अभी मतलब मुझे लगता है कि काफी लोग ना चैट जीपीटी से जैसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक्निकल लोगों को तो हमारी ऑडियंस को तो बहुत लोगों को पता ही होगा, पर काफी लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि चैट जीपीटी उनको फील कर पा रहा है, जैसे अपना सुख दुख शेयर कर दिया है ना अपना कोई, और वो उनको उस तरह रिप्लाई भी करता है कि आई फील यू, ये वो। तो अगर हम कहते हैं कि वो सिर्फ एक प्रेडिक्शन मॉडल है, तो उसको कोई पता नहीं चल रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं तो वो कह रहा हूँ उसको टेक्स्ट का मतलब भी नहीं पता। हाँ, जो वो लिख रहा है उसको भी नहीं पता, जो वो लिख रहा है उसको भी नहीं पता, उसको सिर्फ नंबर पता है। हाँ, कि नंबर है, इससे मुझे प्रेडिक्शन करनी है। एक बहुत बड़ी एग्जांपल दिया था मैंने, कि मैंने कहा था कि भैया मैं अगर तुम्हें एक सीरीज दूं कि भैया बताओ कि क्या तुम कोई एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जो तुमने आज तक देखी ना हो, तो हर कोई कहता है कि नहीं कर सकता। लेकिन जो ये एलएलएम है ये उन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने आज तक देखी ना हो, प्रेडिक्शन के दम पे। बिल्कुल। जैसे मैं मान लो कि जरूरी थोड़ी ना मैंने ये वाली प्रॉब्लम आज तक सॉल्व करी होगी, 50,000 उसके बाद 55,000 आ रहा है, उसके बाद 60,000, अगला नंबर गेस करो। हमने आसानी से कर लिया भैया, 65,000 हमारा आंसर आने वाला है। अब ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन में रट के बैठा हुआ था, या फिर ये क्वेश्चन मैंने आज तक देखा हुआ था कि बिल्कुल यही देखा हुआ था, उसमें पैटर्न ढूंढ लिया। वो भी यही कर रहा है, पैटर्न मैच करा रहा है कि भैया ये पैटर्न ऐसा देख रहा है, यही आउटपुट होगा इसके अगल बगल का, खत्म। सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। पैटर्न मैचिंग, प्रेडिक्शन में बहुत अच्छा है। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि हम उसे बोल दे कि वो रियल इंटेलिजेंस है जैसे हम करते हैं। हाँ, वही वो कह रहे थे कि भैया जो इंसान की जो इंटेलिजेंस है ना वो तो फिलॉसफी लेवल पे चला जाता है कि हम कैसे चीजों को सोचते हैं, वो तो डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, और इसमें ना एक और कॉन्सेप्ट मैं बता दूं बच्चों को, एक आता है कि जो मैंने कुछ दिन पहले देखा था, एक चीज देखी थी मैंने, फ्री विल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैंने। हाँ, फ्री विल का मतलब ये है कि बहुत बच्चों को शायद पता नहीं होगा, मुझे भी अभी हाल ही में पता चला। फ्री विल का मतलब ये है कि जो अभी हम कर रहे हैं क्या हम खुद से कर रहे हैं या हमसे करवाया जा रहा है। हाँ, कि हमने अगर ये पॉडकास्ट शूट किया तो हमारी खुद की विल थी, या फिर हमसे करवाया जा रहा है, या फिर किसी ने फ्यूचर में ऑलरेडी ये काम कर दिया है, करवाया जा रहा है, बच्चों ने बोला था अगला पॉडकास्ट शूट करेंगे। हाँ, समझ गया। ठीक है, या फिर पास्ट में किसी ने ये काम कर दिया है, हम सिर्फ उस पास्ट को रिपीट कर रहे हैं। हाँ, रिपीट कर रहे हैं उस काम को। अब मैट्रिक्स वाली थियरी बेसिकली। हाँ, अब यहाँ पे पर पता कैसे करें कि हमारे पास फ्री विल है या नहीं है, और एआई इसको बहुत खतरनाक बनाने वाला भाई। जैसे एआई है, एआई हमारा सारा बिहेवियर पकड़ लेता है। अगर हम एआई से पूरी तरह के चैट करें ना, चैट जीपीटी वगैरह से, तो सब पता होता है हमारे बारे में भाई, सब कुछ जो हमें भी नहीं पता होता, कई बार वो बता देता है। हाँ, कि वो हमारी साइकोलॉजी समझ जा रहा है। हाँ, सब कुछ समझ जा रहा है, वही प्रिडिक्शन के दम में वो क्या कर रहा है, पैटर्न मैच करा रहा है। ये इंसान सोचता कैसा है, क्या क्या करता है, अगला इसका कदम क्या होगा। ऐसे इंसान मैंने देखे हैं पहले। हाँ, और ऐसे इंसान मैंने देखे हुए हैं कि लोग ऐसे, जब उनको पास ऐसा पैटर्न बनते तो ऐसा कुछ करते हैं। ओके, ऐसा कुछ करते तो ऐसा हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है, वो प्रिडिक्ट कर सकता है, और यही बिल्कुल करेगा। अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम, जैसे आज तो यहाँ पे आया, मैं बोलूंगा कि तुम ये हरी जैकेट पहन के क्यों आए, क्योंकि मैंने देखा, मेरे को अच्छी लगी आज पहनने के लिए, मैंने पहनी। ठीक है, क्या तुम्हें यहाँ पे फ्री विल लगी? हाँ, कि कुछ भी पहन सकता था मेरे पास। हाँ, अगर तुम्हें लगा कि हाँ मेरी मर्जी है। हाँ, ये कि भैया ब्लैक जैकेट भी पहन सकता था, ग्रीन कुछ भी पहन सकता था, मुझे लगा मेरी फ्री विल है। हाँ, ठीक है, क्या हो कि अगर मैं आदित्य को इतना रीड आउट कर लूँ एआई की हेल्प से, और अगली बार जब हम पॉडकास्ट शूट करें, और पॉडकास्ट शूट करने से पहले मैं यहाँ पे बच्चों के सामने आके बोलूँ कि आज आदित्य ब्लैक पहन के आएगा, और ये मैंने लगातार 10 में कर दिया,
कि आज आदित्य ये पहन के आएगा, आज आदित्य वो पहन के आएगा, आज आदित्य ये करके आएगा, ठीक है। 10 के 10 दिन बिल्कुल सही गया। अब बता तेरी फ्री विल है या नहीं है? अगर मैंने 10 के 10 बार गेस कर दिया बिल्कुल सही। देखो डेफिनेशन वाइज मेरे फ्रेम में तो मेरे पास अभी भी फ्री विल है, हाँ, पर मेरी फ्री विल को कोई गेस कर पा रहा है। हाँ, तो तेरी फ्री विल कैसे हुई है? हाँ मतलब पूरे मतलब तेरे दिमाग में अनकॉन्शियसली तुझे भी नहीं पता कि तूने ये सिलेक्ट करा क्यों है। हाँ। तुझे लगा कि कर लिया, मुझे लगा कि मैंने कर लिया। हाँ, पर अगर मैं गेस कर पा रहा हूँ, यही तो प्रेडिक्शन है। तो बेसिकली हमारे पास फ्री विल है क्योंकि हमें लगता है हमारे पास फ्री विल है। हाँ, पर है नहीं फ्री विल अगर गेस कर लिया। और ये एआई से बिल्कुल पॉसिबल होने वाला है क्योंकि मेरी सारी माइक्रो हैबिट्स मिला करके हाँ, एक मेजर पैटर्न बनता है। मेजर पैटर्न बनेगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हमने सेलेक्ट क्यों किया। हमें लग रहा है कि हमने ऐसे ही कर लिया। मे बी इस टी शर्ट के साथ तेरा कोई कनेक्शन हो जो तुझे पता ही नहीं है, पता ही नहीं है तुझे। हाँ, अनकॉन्शियसली मैंने लिया डिसीजन, पर एआई तो प्रेडिक्ट कर पा रहा है ये भैया यही पहन के आएगा। अगर मैं तेरा उसको मान लो तेरे को 2 साल का तेरा पूरा डेटा दे दिया कि आदित्य ये करता है, आज बताते हैं भैया गेस, 10 के 10 गेस सही कर लिया, तो फ्री विल तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आगे जाता है। और इवन ये ना आगे जाके कहाँ कहाँ खतरनाक बनेगा। एआई का जो मैं वाइल्ड प्रेडिक्शन करता हूँ बिल्कुल, इसका एआई और उसका क्वांटम कंप्यूटिंग का बहुत ही वाइल्ड मैं करता हूँ कि 20-25 तो कम कह रहा हूँ, ज़्यादा साल लगेंगे, पर एक समय ऐसा जाएगा कि अगले 50-100 साल में कि हम यहाँ से मार्स में 1-2 सेकंड में पहुँच जाएंगे। अच्छा, कैसे? लाइट की स्पीड से हम तेज कैसे जाएंगे? देखो, एक इंसान है क्या पहले? हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन्हीं से बने हुए हैं, ऐसी एटम्स वगैरह जो भी है भाई Exactly. तुम्हारा, ठीक है। उनके अंदर क्या है? डेटा भरा हुआ है कि भैया मेरी स्किन का कलर क्या है, मैं सोचता क्या हूँ, जेनेटिक डेटा, हाँ, जो मेरे जेनेटिक्स का जितना भी डेटा है, मतलब मेरा जो डेटा है वो इन सब के अंदर प्रेजेंट है, उन करोड़ों अरबों एटम्स के अंदर। बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि एटम से मिलके बने हुए हैं। उन एटम के अंदर मेरी प्रॉपर्टी होंगी कि भैया रोहित गोरा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा बिहेव करता है, ठीक। सोच, अगर मैंने वो जो डेटा है उसको मैंने कलेक्ट कर लिया एक इंसान के, ओके, एक इंसान की डेटा को मैंने कलेक्ट कर लिया सारा, और उस डेटा को मैंने यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट से मार्स पे भेज दिया, सेम, ठीक है, और उस एटम को वहाँ पे कलेक्ट करके एक नया रिप्रोड्यूस कर लिया दोबारा डेटा, रिप्रोड्यूस कर लिया डेटा से, आदित्य पहुँच गया वहाँ। पर अब क्वेश्चन ये थोड़ा सब्जेक्टिव है कि हाँ, क्या वो आदित्य या वो रोहित वही है जो वहां से गया था, क्योंकि कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन अभी हमें नहीं पता ना। हाँ, वो हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी पर उसमें तो वही है ना कि अगर मैं तेरा सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, और ये बिल्कुल पॉसिबल बनाएगा कौन? क्वांटम कंप्यूटिंग, क्योंकि अभी फ्यूचर में कभी बात करते हैं इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, बिल्कुल, ये कि तो कैसे टॉपिक हो जाएगा, है ना। क्वांटम कंप्यूटिंग अगर तुम्हें चाहिए तो एक वीडियो बनाते हैं भैया, क्या क्या चल रहा है उसमें, क्वांटम बिट्स क्या होती हैं, इंटेलिजेंट क्या होता है, अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो उनको फ्यूचर के किसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। पर इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत सारी होने वाली हैं हमारे फ्यूचर में। तो अभी एआई की लिमिट क्या है कि हमारे पास हार्डवेयर लिमिटेशन है, अभी तो बहुत ग्रो कर रहा है। हाँ, हम देख रहे हैं आज से 2 साल पहले जो वो वीडियो जनरेट करता था वो बहुत ही पता लग जाता था कि एआई जनरेटेड है, और आजकल वो वीडियोस बहुत ज्यादा गैप बहुत कम हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान से मेरे को देखना पड़ेगा कि ये वीडियो एआई की है या नहीं है। हाँ, तो वही है ना, पूरा डेटा का ये में कितना डेटा क्रिएट हो रहा है, जितना ज्यादा बढ़िया वो ट्रेन होता जाएगा उसकी उतना वो ज्यादा बढ़िया होती जाएगी। अब वही है कि अब रैम भी कम मिल रही मार्केट में, रैम के रेट बढ़ गए, एसेट बन गई है रैम को खरीद के स्टॉक के लोगों ने रख दिया जमा करके सब कुछ, ठीक है। तो जीपीयू के रेट तो बढ़ेंगे बिल्कुल। अभी ये भी कह सकते हैं। और अभी बीच में ईजाई की बात हो रही थी, ईजाई पूरी तरीके से गायब हो चुका है, क्योंकि ह्यूमन लेवल पे कैसे ह्यूमन को, अभी इंसान को नहीं समझ पाए ना। बिल्कुल, वो तो है ही। अभी हम खुद को नहीं समझ पाए, तो हम मशीन को वो चीज़ें कैसे समझाएंगे? अब बात यहाँ पे वही आ सकती है कि मैं मशीन को बोलूँ तू ही बता भाई इंसान कैसे ये करता है, जैसे मैं नहीं बना पा रहा रूल कि इंसान कैसा है, तू प्रेडिक्ट कर ले, तू रूल बता दे। हाँ। इंसान को यहाँ से इनपुट में डालते हैं, वहाँ से आउटपुट निकालते हैं, रूल आ गया, फॉर्मूला बन गया, ले ये है ना, उसको कर देते हैं भाई, तू कर गया। ये काफी इंटरेस्टिंग है पूरा का पूरा ना। तो एजीआई का भी ना थोड़ा भी डाउन चल रहा है कि अभी कुछ ऐसा होने नहीं वाला अभी नियर फ्यूचर में। एजीआई मींस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। हाँ, कि जब बिल्कुल इंसान जैसा ही सब कुछ होगा। हाँ, अब वही, अभी फ्यूचर का यार किसी को भी नहीं पता कि क्या होगा, कैसे होगा, आने वाला फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। आज से 100 साल पहले किसी ने सोचा होगा कि भैया इंसान यहाँ से बैठे बैठे वहाँ बात कर लेगा, दिल्ली साली, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली में तो हाँ, दिल्ली से मुंबई, कि उसने इसके हाथ में एक डिवाइस होगी, बिल्कुल, जो उस टाइम के कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल होगी। आज से 100 साल 1910-15 की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ, फिर तो हाँ ऑब्वियसली। और उससे भी 500 साल पहले चल जाए बाबा उनके जमाने में, सोचो वहाँ पे जाके मैंने किसी को फोन दिखा दिया, लाइट चमका दी उनकी हालत खराब हो जाएगी देख के, भगवान समझ लेंगे हमें। वो तो बोलेंगे ये क्या है ये। तो आज से 500 साल के बाद की दुनिया कैसी होगी, बिल्कुल वो सोचना ही हमारे लिए मुश्किल है बहुत ज्यादा। अब जितना हम सोच पाते हैं वो बिल्कुल पॉसिबल होगा फ्यूचर में, जो भी हमारी वाइल्ड प्रेडिक्शन हो सकती है।
और ये भी हो सकता है कि अगर हम एक LLM मॉडल जो बहुत ही ज्यादा हाँ। पावरफुल है उसको अपना सारा डेटा दे पूरा ह्यूमन हिस्ट्री का, हाँ। तो वो हमारे आगे के फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर ले, ह्यूमैनिटी का। बिल्कुल कर सकता है भाई, कर तो कुछ भी सकता है वो। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है है ना। बेसिकली। तो वही है कि जैसा अभी मैंने कहा कि स्पेस ट्रैवल एक सेकंड में पहुंच, बिल्कुल होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, पर होगा एक दिन पॉसिबल, क्योंकि ये भी तो वाइल्ड गेस ही है। अभी हमें लग रहा है कि भैया ये कैसी बेतुकानी बातें हैं, हाँ, नहीं, सुनने में नहीं लग रहा, पर अब वो भी तो सोचो आज से 500 साल पहले कि ये भी भैया तो बेतुकी बात है। हाँ, कि भैया उनके लिए तो टॉर्च, उनके लिए टॉर्च ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अरे आज से मुझे लगता है 5-7 साल पहले हम सोच ही नहीं सकते थे कि चैट जीपीटी जैसी कोई चीज हो सकती है, वही जो ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सब कुछ जनरेट कर देगी तुम्हारे लिए, कि भैया जो हम बोल रहे हैं उसका कोई आंसर ला के दे रहा है। कोई दुनिया में कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। और चैट जीपीटी ने हमें कितना आलसी बना दिया भाई, कि बहुत। हमें कुछ भी करना है भैया, फोन की सेटिंग सही गूगल करनी है, सर्च नहीं करते हम, कोई कुछ नहीं रिसर्च करते, हाँ। हम सिर्फ चैट जीपीटी वो करा और अपने का आंसर मिल गया। तो वही है यार, फ्यूचर का भी किसी को नहीं पता कि कैसे जाएगा, क्या होगा, इंसान बचेगा नहीं बचेगा। ये व्लॉग्स भी आगे एआई बना रहा होगा बैठ हाँ, के। क्या पता हम किसी सिमुलेशन में के अंदर हो, अलग अलग सारी चीजें। तो आई होप शायद आज के वीडियो में आपको काफी मजा आया होगा, बिल्कुल। काफी नई चीजें सीखने को मिली काफी होंगी, इंटरेस्टिंग भी रही होगी, है ना। तो अगर आप ऐसी वीडियो और चाहिए तो अब आने वाले लेक्चर में, आने वाले वीडियोस में आप बताइए कि एआई के ऊपर आप क्या सीखना चाहते हैं। एडवांस टॉपिक पे भी हम डिस्कशन करेंगे एआई में, और अगर आपको स्टोरी सुननी है एआई के रिलेटेड तो वो भी हम करेंगे भैया। कमेंट सेक्शन बताओ आपको जिसमें मजा आता है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो क्योंकि हमें भी बहुत मजा आता है ऐसे बात करके। मस्त स्टोरीज हैं हमारे पास एआई से रिलेटेड, तो उनके बारे में बातें करेंगे दोस्तों। ठीक ठीक है, चलो भाई मिलते हैं गाइस, जय हिंद। बाय।